एंड इस बार जो कट ऑफ हम सोच के चल रहे हैं 550 प्लस आपका जनरल के लिए, ओबीसी के लिए जाएगा एंड 480 490 लगभग एससी एसटी के लिए जाएगा, एसटी के लिए थोड़ा सा और कम मान लो। जो बच्चा एमबीबीएस करना चाहता है वो कहाँ से एमबीबीएस कर सकता है, जो बच्चा एमबीबीएस ना करके किन्हीं अदर कोर्सेज में जाना चाहता है तो वो कैसे अवेल कर सकता, होम्योपैथी हो गया, नर्सिंग हो गया, यूनानी हो गया, है ना। तो ये सभी कोर्सेज आपके यहाँ पर अवेलेबल है आयुष कोर्सेज के अंदर, जो नीट की रैंक के वाया आपको मिलते हैं, है ना। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन 4 की बात करूं, और भी कोई ऑप्शन है मैम, हम चलो ठीक है मैम हमें एमबीबीएस नहीं करना, हम क्या कोई और कोर्स के लिए अवेल हो सकते हैं, तो बेटा दो चीज और हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग, मैं हूं आपकी प्यारी सी प्रज्ञा मैम एंड वेलकम टू केजीएस नीट एंड वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, आप सभी को पता है अभी रीनीट का एग्जाम 21 जून को हुआ है एंड बहुत सारे बच्चे यहाँ पर रीनीट से खुश नहीं हैं जिनके स्कोर लो गए हैं, क्योंकि जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें काफी अच्छे स्कोर बन रहे थे बच्चों के एंड सडनली रीनीट में पेपर टफ कर दिया एंड थोड़ा सा यहाँ पर बच्चे अब बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मैम हमारा स्कोर पहले से काफ़ी लो हो गया, अब हमें समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। और जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप ले चुके होते हैं 2 साल 3 साल, उन बच्चों के लिए ज़्यादा प्रेशराइज, एक प्रेशर फील होता है हर जगह से, है ना। तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना परेशान हो रहा होता है कि अब हम क्या करें, क्या कोई 300 या 400 नंबर जिनके बच्चों के बन रहे हैं या 420 430 इस टाइप के लगभग नंबर बन रहे हैं, तो उन बच्चों को क्या स्कोर, मतलब क्या कॉलेज मिल सकता है, किस कौन कौन से कोर्सेज में हम अवेल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों की जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ। देखो सीधी सी बात है, इस बार जो रीनीट हुआ है ऑब्वियसली इन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री में रुलाया है बच्चों को, ठीक है। बायोलॉजी थोड़ा सा ईजी था बट कंपैरेटिवली आपका फिजिक्स जो पिछली बार था काफ़ी ज़्यादा टफ था, केमिस्ट्री आपका काफी ज्यादा टफ था, है ना, जिसमें बच्चों ने स्कोर जो पहले 680 650 कर रहे थे वो बच्चे कहीं ना कहीं 580 550 के लगभग आ चुके हैं, मतलब पहले से कम स्कोर पर आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कट ऑफ भी पहले से कम जाएगी, पहले हम लोग कट ऑफ का अप्रोक्सीमेशन लगा रहे थे 600 प्लस एंड इस बार जो कट ऑफ हम सोच के चल रहे हैं 550 प्लस आपका जनरल के लिए, ओबीसी के लिए जाएगा एंड 480 490 लगभग एससी के लिए जाएगा, एसटी के लिए थोड़ा सा और कम मान लो। तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है इस बार की। बट बात आ रही है कि मैम जिन बच्चों का स्कोर ही 400 300 है, जो किसी कट ऑफ के अंदर लाई ही नहीं करते, है ना वो जनरल कैटेगरी, ना वो एससी, ना ओबीसी, ना एसटी, तो उन बच्चों के लिए हम क्या कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखो स्कोर कम होना जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड करता है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो स्कोर लो की तरफ हमको लेकर जाते हैं। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी होती है बट एट द टाइम ऑफ एग्जाम वो डिमोटिवेट हो जाते हैं या फिर किसी रीजन की वजह से तबीयत खराब हो गई या कुछ भी यहाँ पर कंडीशन बन सकती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी ही नहीं करते, ज्यादा सीरियस नहीं लेते, तो उनको तो अफसोस करने की जरूरत ही नहीं बनती है ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब मेहनत भी करते हैं और अपना डिमोटिवेशन भी मतलब मोटिवेशन को भी बरकरार रखते हैं, बट जब एग्जाम में बैठते हैं तो उस टाइम पर वो पेपर देखकर थोड़ा सा वो जो एक तैयारी का एक मोड होता है, जो तैयारी का लेवल थोड़ा सा हाई होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उनको मिस दिखाई देता है। तो बहुत टाइप के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब बात आती है कि मैम हमारा स्कोर 300 से 400 के बीच में है, ठीक है, बट हमें ड्रॉप नहीं लेना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हमें ड्रॉप नहीं लेना, मैम हमें एमबीबीएस करना है ना, या फिर हमें किसी कॉलेज के अंदर जाना है। तो मैं यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपके सामने दिखाऊंगी। जो बच्चा एमबीबीएस करना चाहता है वो कहां से एमबीबीएस कर सकता है, जो बच्चा एमबीबीएस ना करके किन्हीं अदर कोर्सेज में जाना चाहता है तो वो कैसे अवेल कर सकते हैं, है ना, उन सब की बातें हम लोग करेंगे। अब जैसे अगर मैं बात करूं जो 300 से 400 के बीच में है ना, जो बच्चे यहाँ पर एमबीबीएस करना चाहते हैं, हमारे पास 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया के अंदर। यहां पर बात हो रही है अभी इंडिया, है ना, आउट ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया में हमारे पास 2 यूनिवर्सिटीज हैं, एक प्राइवेट के अंदर आती हैं और एक डीम्ड के अंदर आती हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की अगर बात करें तो अगर आपका बजट, देखो बहुत टाइप के स्टूडेंट हैं, किन्हीं के कोई देखो जो आपका पता है फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो वो तो एमबीबीएस नहीं करवा सकते, है ना, उनके पेरेंट्स नहीं करवा सकते। लेकिन जो बच्चे फाइनेंशियली स्टेबल है, तैयारी उतनी अच्छे से की नहीं, उनको लग रहा था कि हमसे तो होगा नहीं, अरे पापा जी पैसा करके हमें एडमिशन करवा देंगे, तो ये उन बच्चों के लिए है कि जो बच्चा प्राइवेट में जाना चाहता है, बजट उसका है कि मैं 70 लाख के लगभग एक साल में दे सकता हूं। 70 लाख ये काफी ज्यादा आपको पता है, मतलब 70 लाख आपका बजट होना चाहिए। इतना बजट अगर आपके पास है पूरा एमबीबीएस के लिए, तब आप यहां पर इस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आप
70 नहीं, आप जा सकते हो 50, 30 के लगभग, 40 के लगभग, तो आप साउथ इंडिया की तरफ जा सकते हो, वहां पे मूव करोगे तो थोड़ा सा प्राइस नॉर्थ इंडिया से कम आपको वहां पर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी प्राइवेट हैं, आप गूगल पे सर्च करोगे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी जो एमबीबीएस करवा रही हैं, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, है ना, हर जगह पर। अगर मैं डीम्ड की बात करूं तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में अगर आपको एमबीबीएस करना है तो बेटा वो सभी यूनिवर्सिटीज का बजट थोड़ा सा एबव हो जाता है, 1 करोड़ के लगभग या 1 करोड़ प्लस आपका चला जाता है। तो जो बच्चे, ऑब्वियसली ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, है ना, कि हम अपने बच्चे को ड्रॉप नहीं करवाना चाहते, और है ना वो नीट में एमबीबीएस ही हमें, लेकिन करवाना हमें एमबीबीएस ही, हमें डॉक्टर ही बनाना है, उसके आगे डॉक्टर ही लिखवाना है, तो वो पेरेंट्स यहां पर आपका प्राइवेट एंड रिडीम्ड यूनिवर्सिटीज की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन 2 क्या आ गया, जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैम हमारे पास इतना बजट तो नहीं है लेकिन हम ड्रॉप नहीं ले सकते, हम कोई और कोर्स अवेल कर सकते हैं, तो बेटा आयुष कोर्सेज आप सभी को पता है, बीएमएस आयुर्वेदिक हो गया, होम्योपैथी हो गया, नर्सिंग हो गया, यूनानी हो गया, है ना, तो ये सभी कोर्सेज आपके यहाँ पर अवेलेबल है आयुष कोर्सेज के अंदर, जो नीट की रैंक के वाया आपको मिलते हैं, है ना। यहाँ पर अगर बीएमएस की बात करें तो बीएमएस और बीएचएमएस, मैं आपको बता दूं बीडीएस और एमबीबीएस और बीडीएस के बाद जो रैंक मिलती हैं, है ना, जो बच्चों के सिलेक्शंस होते हैं नीट के थ्रू, वो यहाँ पर बीएमएस कोर्सेज के लिए होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ज्यादा इन तीनों में से, इन चारों में से अगर सबसे ज्यादा कोर्स अवेल करता है एमबीबीएस और बीडीएस को छोड़कर तो वो आपका बीएमएस है। लेकिन यहाँ पर भी गवर्नमेंट सीट की अगर बात करें तो 1 लाख या 1 लाख प्लस के लगभग आपकी गवर्नमेंट सीट फिल हो जाती है, यानी कि जिन बच्चों की रैंक 1 लाख के लगभग है वो बच्चे बीएमएस के लिए सरकारी कॉलेजेस ले लेते हैं। अब बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस, है ना, जिन बच्चों की रैंक बहुत ज्यादा है, लाखों में है, काफी ज्यादा है, बट वो बीएमएस में नहीं, उनको सरकारी कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो आप प्राइवेट में भी जाके बीएमएस कर सकते हैं, बीएचएमएस कर सकते हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस है जिसमें आप इन कोर्सेज के लिए अवेल कर सकते हो, डीम्ड में भी और प्राइवेट में भी, और इनका बजट भी बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है इन कोर्सेज के लिए। एमबीबीएस के लिए तो बहुत ज्यादा बजट है, लेकिन बीएमएस बीएचएमएस के लिए बहुत ज्यादा कोर्सेज हाई नहीं, मतलब फीस आपका बजट जो है बहुत ज्यादा नहीं जाता, आप आराम से इन कोर्सेज में प्राइवेट में भी जाकर इन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। अब बात आती कि मैम हम ये दोनों ही नहीं, हमें और ऑप्शन बताइए, क्या और भी कोई ऑप्शन एमबीबीएस का जो कम बजट में हो पाए, है ना। तो बेटा ऑप्शन नंबर 3 आपका आ जाता है फॉरेन एमबीबीएस, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो फॉरेन जाके एमबीबीएस कर लेते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पर आपके पास 3 कंट्रीज हैं जो इंडिया के बच्चे वहां जाके रह के एमबीबीएस कर रहे हैं, रशिया हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, नेपाल, है ना। इन तीनों जगह पर, नेपाल तो हमारे पड़ोसी देश ही है, रशिया और उज्बेकिस्तान ऑब्वियसली थोड़ा सा अदर कंट्रीज में आपका अदर रीजन में चला गया। तो यहाँ पर आपको एक दो चीज है इन दोनों देशों के अंदर, अगर आप यहां से एमबीबीएस करते हो तो एक इंडिया के अंदर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, है ना, तो आपको वहां से एमबीबीएस करने के बाद आपको 1 साल यहां पे इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी है इंडिया के अंदर, और आप सिटीजन इंडिया के होने चाहिए, है ना। आप सिटीजन, अब जैसे भले ही आप रशिया से करके आ रहे हो लेकिन आप इंडिया के ही हो, आप इंडिया से बाहर जाके एमबीबीएस करके आए हो, बट सिटीजनशिप आपकी इंडिया की रहनी चाहिए अगर आप इंटर्नशिप यहाँ के दोबारा वो एमबीबीएस के बाद आकर करते हो। एंड दूसरी चीज, यहां पर इंटर्नशिप के बाद आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, जिसके बाद ही आप इंडिया के किसी गवर्नमेंट कॉलेज, वो गवर्नमेंट मेडिकल या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर सकते हो। वो आपके 2 एग्जाम से एफएमजीई फॉरेन मेडिकल, है ना, और दूसरा है नेक्स्ट NEXT, है ना। ये 2 एग्जाम्स में से एक कोई भी एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर आप इंडिया में प्रैक्टिसिंग करना चाहते हो। इंटर्नशिप प्लस दिस एग्जाम, ये 2 चीजें आपको करनी है, तब जाके आप इंडिया के डॉक्टर कहलाओगे, अदरवाइज आप फॉरेन में ही प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे जो बच्चे नहीं एग्जाम निकाल पाते हैं या नहीं करना चाहते इंडिया में आके, तो वो बाहर ही सेटल्ड हो जाते हैं, बाहर ही अपना एमबीबीएस प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। तो आप रशिया से अगर आपने एमबीबीएस किया तो रशिया में स्टार्ट कर दो, है ना, उज्बेकिस्तान में किया तो उज्बेकिस्तान में कर दो, नेपाल में ये रिक्वायरमेंट नहीं है, इन दोनों सिटीज के अंदर ये आपकी रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर, सॉरी सिटीज नहीं, कंट्रीज के लिए, है ना। चलो अब इसका जो बजट की बात करें, अगर फॉरेन एमबीबीएस आप करना चाहते हो तो 30 लाख प्लस एवब, है ना। अब जैसे 70-80 लाख आप इंडिया में दे रहे हो, इंडिया में ज्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई ये दोनों चीजें नहीं करनी है, इसलिए ज्यादा पैसों में वो एमबीबीएस करवा रहे हैं। लेकिन आप बाहर रह रहे हो तो बाहर आपको 30 लाख 35 लाख से स्टार्टिंग, आपका 30 लाख 35 लाख से स्टार्टिंग है। हर एक कंट्रीज का अपना अपना, हर एक कंट्रीज में कॉलेजेस वाइज भी फीस डिफरेंट हो जाती है। तो आपका ये बजट में यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेट मैंने लिखा है वो 30 लाख प्लस एवब लिखा है। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन 4 की बात करूं, और भी कोई ऑप्शन है मैम, हम
चलो ठीक है मैम, हमें एमबीबीएस नहीं करना, हम क्या कोई और कोर्स के लिए अवेल हो सकते हैं? तो बेटा दो चीज और हैं। ऑप्शन नंबर 4, अगर आप वो नहीं करना चाहते तो हेल्थ केयर में आप जा सकते हो। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा भी होते हैं, कोर्सेज भी होते हैं जो हेल्थ केयर सेक्टर को यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि फिजियोथेरेपी कोर्सेज होते हैं बहुत सारे, आपको भी पता है कि कई सारे ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिसमें बाद में आपको फिजियोथेरेपी करानी होती है। तो बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी कोर्सेज कर लेते हैं एंड अपना बहुत अच्छा बिजनेस रन कर रहे होते हैं, है ना। रेडियोलॉजी कोर्सेज होते हैं, आपको पता है, जो स्कैन करता है, एक्सरे करते हैं, वो डॉक्टर्स नहीं होते, वो एक मतलब काइंड ऑफ डॉक्टर्स होते हैं, कोर्सेज कर करके वो लगे होते हैं, है ना। आपका अल्ट्रासाउंड वाला एक सेक्टर हो गया, ये सभी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, तो आप ये वाले कोर्सेज कर सकते हो। तीसरा, आप नर्सिंग कोर्सेज में जा सकते हो, है ना। नर्सिंग का एग्जाम्स भी होता है, वो भी क्वालिफाई कर सकते हो। नहीं तो कहीं से भी आप नर्सिंग प्राइवेट भी करके आप यहाँ पर हेल्थ सेंटर के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर जा सकते हो। क्योंकि आपको पता है इंडिया के अंदर बहुत सारे प्राइवेट आपके हॉस्पिटल्स हैं, उन सभी में ये तीनों सेक्टर्स की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आप इन तीनों सेक्टर्स में यहां पर हेल्थ केयर में जाके ये चीज कर सकते हो। दूसरा, अगर बात करें सीयूटी के लिए, हाँ, तो अगर हम दूसरा यहां पर देखें हेल्थ सेंटर के हेल्थ केयर के बाद, तो अब सीयूटी एग्जाम होता है जो यूनिवर्सिटीज के लिए किया जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, हमारी जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं हमारे इंडिया के अंदर, उन सभी के लिए। तो सीयूटी में आपको बीएससी कई सारे स्ट्रीम के अंदर प्रोवाइड करवाई जाती है, जैसे बीएससी जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, लाइफ साइंस हो गया, एंड बीएससी रेडियोलॉजी हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया। तो ये सभी कोर्सेज के लिए आप जा सकते हो। इनसे भी आपको कहीं ना कहीं मेडिकल क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं आपको अपना एक अस्तित्व दिखाई देगा। खासकर अगर मैं इन दोनों कोर्सेज की बात करूं तो ये दोनों कोर्सेज काफी ज्यादा फ्रूटफुल होते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली हॉस्पिटल्स के अंदर इन कोर्सेज की डिमांड होती है। जो आपके रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, लैब टेक्नीशियन डिपार्टमेंट होता है, जैसे आपको पता भी होगा हमारा जो लैब में टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, तो वहां पर टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है ना, वो बायोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। तो उन सभी कोर्सेज के लिए आप सीयूटी एग्जाम की तरफ जा सकते हो। ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर 4। अब देखो, इतने सारे ऑप्शंस मैंने आपको दिखा दिए जो लो मार्क्स के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए, बट स्टिल कुछ सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिद्दी, नहीं मैम हमने भले ही 2 साल ड्रॉप किया, हमने भले ही 3 साल ड्रॉप किया, बट अभी हम रुकेंगे नहीं, हमें एक बार और तैयारी करनी है नीट के लिए। तो बेटा अगर आप अगली बार नीट देना चाहते हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। वो क्या, आपको हार्ड वर्क पे बहुत ज्यादा फोकस रहना पड़ेगा। आपको रिक्वायरमेंट है कि 1 साल आप डेडिकेटली काम करें, 1 साल आप मेहनत करें। उस 1 साल में आप नीट के क्वेश्चंस, नीट के पीवाईक्यूज, है ना, और जेई के क्वेश्चंस एंड मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। जितना आप अपना टाइम दे सकते हो, सिर्फ अपनी पढ़ाई को वो टाइम दें, तो वो रिक्वायरमेंट आपकी रहेगी। तब जाके आप अगली साल नीट के एग्जाम में एक अच्छा रैंक लेकर आ पाओगे एंड एमबीबीएस को अवेल कर पाओगे। तो वो जिद्दी बच्चे, अगर जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं और दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं या पटना के, प्रयागराज के, तो आप खान ग्लोबल स्टडीज के साथ भी जुड़ सकते हो। उन सभी कोर्सेज के लिए आप ऑफलाइन तैयारी कर सकते हो, यानी कि जो नीट का आप अगली साल 2027 में एग्जाम देना चाहोगे उसके लिए आप केजीएस के साथ जुड़ सकते हो। हमारा रिपीटर बैच आ चुका है, दिल्ली सेंटर, प्रयागराज सेंटर एंड आपका पटना सेंटर, तीनों सेंटर के लिए आप रिपीटर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, रिपीटर बैच कोई मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बता रही हूं कि आपको यहां पर मतलब मैम अपना यहां पर चीजें बता रही है, नहीं, रिपीटर बैच की बात इसलिए की जा रही है। रिपीटर बैच क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने पढ़ा पूरा रखा है ना, 1 साल में पूरा अच्छे से करा हुआ है, 2 साल आप अच्छे से मेहनत करके आए हो, बट आपका नीट किसी रीजंस की वजह से नहीं हो रहा। उन रीजंस पे हमें इस बैच के अंदर काम करना है, उन्हीं रीजंस को समझना है कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या कारण है, क्या प्रैक्टिस में कोई कमी है, क्या कंटिन्यूटी बरकरार नहीं हो पा रही है, क्या टेस्ट आपने ठीक से नहीं दिए, वो सभी रीजंस पे। और ये एक बैच ऐसा बैच है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट वाइज चीजें चलेंगी और दूसरी चीज आपकी प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा सवालों पर काम करें। मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना, हाई लेवल, मॉडरेट लेवल, इजी लेवल, तीनों टाइप के सवालों को यहां पर प्रैक्टिस करें। इसीलिए ये बैच आपके लिए लाया गया कि जो बच्चे नीट 2027 को देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि मेरा भले ही इस बार लो स्कोर है लेकिन अभी भी मेरे अंदर जान बाकी है, मुझे अभी भी नीट निकालना है, तो आप
रिपीटर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। जिन बच्चों के लो स्कोर है वो किस तरीके से कोर्सेज के अंदर जा सकते हैं, क्या क्या कोर्सेज उनके लिए अवेलेबल हैं इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया दोनों के लिए, आपको मैंने बता दिया है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।